प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 12 के व्यक्तिगत अर्थशास्त्र के पाठ 5 को, जिसमें हम करेंगे मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पाठ 4 में हमने मांग के नियम, उसको प्रभावित करने वाले तत्व आदि के बारे में पढ़ा। अब हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि मांग की लोच क्या होती है। इस पाठ में भी हम पिछले पाठों की तरह ही कुछ धारणाओं, कुछ तत्वों का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहली है मांग की लोच की धारणा, दूसरा है मांग की कीमत लोच से क्या अभिप्राय है, मांग की कीमत लोच की कोटियां या श्रेणियां, मांग की कीमत लोच का माप अथवा इसको मापने की विधियां, और मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। इस पाठ को हमने दो भागों में या दो वीडियो में बनाया है, जिसमें पहली वीडियो या पहले भाग में हम पढ़ेंगे मांग की लोच की धारणा, मांग की कीमत लोच और मांग की कीमत लोच की कोटियां या श्रेणियां, और दूसरी वीडियो में हम जानेंगे मांग की कीमत लोच को मापने की विधियां और उसको प्रभावित करने वाले तत्व। सबसे पहले हम जानते हैं कि मांग की लोच की धारणा क्या है। जैसे कि मैंने मांग के नियम के बारे में पिछली वीडियो में विस्तार से अध्ययन किया, तो मांग का नियम हमें केवल यह बताता है कि किसी वस्तु की कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ेगी और कीमत के बढ़ने पर उसकी मांग कम होगी। परंतु मांग कितनी बढ़ेगी, कितने प्रतिशत बढ़ेगी या किस अनुपात में बढ़ेगी, कितनी मात्रा में बढ़ेगी अथवा कितनी कम होगी, मांग का नियम इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं देता या कुछ भी नहीं बताता। अर्थात यह केवल मांग में परिवर्तन की दिशा को बताता है। इसके विपरीत मांग की कीमत लोच हमें यह भी बताती है कि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग में किस दर से या किस अनुपात से परिवर्तन होगा। यहां से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि मांग का नियम गुणात्मक है, मात्रात्मक नहीं। मतलब यह सिर्फ दिशा के बारे में बताता है कि मांग किस दिशा में जाएगी। यह मात्रा के बारे में कोई भी संबंध हमें नहीं बताता या मात्रा के बारे में कुछ भी नहीं बताता कि कीमत में परिवर्तन होने के बाद मांग में किस मात्रा में परिवर्तन होगा। अर्थात मांग का नियम हमें सिर्फ यह बताता है कि कीमत बढ़ने पर मांग कम होगी, लेकिन यह कितनी कम होगी यह नहीं बताता। और इसी तरह कीमत कम होने पर मांग बढ़ेगी, यह भी मांग का नियम तो हमें बताता है, लेकिन मांग कितनी बढ़ेगी इसके बारे में यह कुछ भी स्पष्ट नहीं करता। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि जो मांग की लोच है वो कितने प्रकार की होती है। यह हम देख रहे हैं कि मांग की लोच 3 प्रकार की होती है। पहली मांग की कीमत लोच, दूसरी मांग की आय लोच और तीसरी मांग की आड़ी लोच। अर्थात मांग की कीमत लोच कीमत से संबंधित होती है, मांग की आय लोच आय से संबंधित होती है और आड़ी लोच संबंधित वस्तुओं से संबंधित होती है। तो इस तरह से मांग की कीमत लोच के बारे में हम जानेंगे। हमें यह जानना होगा कि अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को मांग की कीमत लोच बताती है। मांग की आय लोच, मांग की आय लोच हमें अन्य बातें समान रहने पर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को बताती है। मांग की आड़ी लोच हमें अन्य बातें समान रहने पर परस्पर संबंधित वस्तुओं, जिसके अंदर स्थानापन्न और पूरक वस्तुएं आती हैं, की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उनकी मांग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को बताती है। लेकिन हमारे यहाँ इस पाठ के अंदर या +2 के अंदर हमारे पास केवल मांग की कीमत लोच ही आती है। मांग की आय लोच और मांग की आड़ी लोच का अध्ययन हमारे पास +2 में नहीं आता। तो इसलिए यहाँ हम केवल मांग की कीमत लोच का ही विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब हम इस वीडियो में विस्तार से मांग की कीमत लोच का अध्ययन करेंगे। मांग की कीमत लोच के बारे में हम कह सकते हैं कि मांग की कीमत लोच अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग में जिस अनुपात या दर से परिवर्तन होता है उसको ही हम मांग की कीमत लोच
कहते हैं। मार्शल ने इसकी परिभाषा इस प्रकार दी है, मांग की कीमत लोच कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। मांग की कीमत लोच को हम एक सूत्र के द्वारा भी दिखा सकते हैं, जैसे मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात, या मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन निकाल करके उसको कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के साथ भाग दे करके मांग की कीमत लोच ज्ञात की जा सकती है। अब हम मात्राओं में या कीमतों में प्रतिशत परिवर्तन कैसे ज्ञात करेंगे, इसका भी थोड़ा सा विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। मांगी की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे यदि किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा 10 इकाई से बढ़ करके 15 इकाई हो जाती है तो मांग में वृद्धि को इस तरह से ज्ञात करेंगे। जैसे हमने कहा कि मांगी गई मात्रा 10 से बढ़ करके 15 हुई है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि पुरानी मांगी गई मात्रा, जिसको क्यू से प्रदर्शित किया जा सकता है, 10 इकाई है, और नई मांगी गई मात्रा जो बढ़ करके 15 हुई है उसको Q1 से प्रदर्शित किया जा सकता है। मांग में जो वृद्धि हुई है यानी Q1 नई मांगी गई मात्रा माइनस Q पुरानी मात्रा जिसको डेल्टा Q से प्रदर्शित कर दिया जाता है, वो हो गई 5। वृद्धि पुरानी मात्रा पर ही हुई है क्योंकि जो मांग बढ़ी है वो 10 से बढ़ी है या 10 के ऊपर ही बढ़ी है, तो इसलिए इसे हम ज्ञात कर सकते हैं कि 10 पुरानी मात्रा और पुरानी मात्रा पर जो वृद्धि हुई 5 गुणा में प्रतिशत निकालने के लिए 100, तो इस तरह से 50% मांग में वृद्धि हुई है। तो इस तरह मांग में प्रतिशत का परिवर्तन का सूत्र बन जाता है, मांग में परिवर्तन डेल्टा Q जो हमने यहाँ से लिया है, मांग में वृद्धि है मांग में परिवर्तन से, Q पुरानी मांग जिसके ऊपर वृद्धि हुई है जैसे 10 था, और गुणा में प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 का प्रयोग किया जाता है जैसे कि हम जानते हैं। इसी तरह से कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को भी ज्ञात किया जा सकता है। जैसे यदि किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये से बढ़कर 20 रुपये हो जाती है तो कीमत में वृद्धि प्रतिशत या कीमत में परिवर्तन का प्रतिशत निम्न प्रकार ज्ञात करेंगे। पुरानी कीमत P क्योंकि पहले 10 थी जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं 10 रुपये है। नई कीमत जो बढ़ करके P1 हो गई है या हम P1 से उसको प्रदर्शित करते हैं 20 है। कीमत में वृद्धि P1 नई कीमत माइनस P पुरानी कीमत जिसको डेल्टा P से प्रदर्शित किया जा सकता है। कीमत 10 से बढ़कर 20 हुई है, इसलिए नई कीमत 20 माइनस 10 बराबर 10 रुपये कीमत में परिवर्तन या वृद्धि हुई है। वृद्धि पुरानी कीमत 10 पर हुई है क्योंकि 10 से बढ़कर 20 हुई है, तो इसलिए 10 पुरानी कीमत और 10 कीमत में परिवर्तन गुणा प्रतिशत के लिए 100 इज इक्वल टू 100% कीमत में वृद्धि हुई है। तो इस तरह कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का सूत्र हुआ P पुरानी कीमत और उसके ऊपर कीमत में परिवर्तन डेल्टा P गुणा में 100। तो इस तरह मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन रख करके हम मांग की लोच ज्ञात कर सकते हैं। अब हम मांग की कीमत लोच को ज्ञात करने के तरीके का विस्तार से अध्ययन करेंगे और मांग की कीमत लोच को ज्ञात करने के सरल फार्मूले का अध्ययन करेंगे। तो ये हम देख रहे हैं कि मांग की कीमत लोच इज इक्वल टू मांगे की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। इसके आगे हमने एक माइनस का निशान भी लगाया हुआ है, जिसका कारण यह है कि मांग और कीमत में हमेशा ही ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, जिसके कारण जब हम मांग की कीमत लोच ज्ञात करते हैं तो उसके अंदर हमारा आंसर नेगेटिव आता है, जबकि मांग की कीमत लोच 0 और इन्फिनिटी के बीच में पाई जाती है या कभी नेगेटिव नहीं होती। इस करके हमारे यहाँ पर नेगेटिव आए हुए आंसर को पॉजिटिव करने के लिए हम फार्मूले में माइनस के निशान का प्रयोग करते हैं। अब इस फार्मूले को
और विस्तार से अध्ययन करेंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्रतिशत, यानी कि मात्रा में, मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। डेल्टा परिवर्तन को प्रकट करता है और प्रतिशत के द्वारा हम प्रतिशत ज्ञात करते हैं। जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में भी देखा कि डेल्टा क्यू ज्ञात करने के लिए या मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करने के लिए हम मांगी गई नई मात्रा माइनस मांगी गई पुरानी मात्रा बटे पुरानी मात्रा जिस पर परिवर्तन हुआ है गुणा में 100, और इसी तरह से कीमत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करने के लिए नई कीमत माइनस पुरानी कीमत बटे पुरानी कीमत जिस पर हमने परिवर्तन को ज्ञात किया है गुणा में 100% ज्ञात करने के लिए। इस तरह से हम इस फार्मूले को थोड़ा सा और आगे खोल करके विस्तार से लिखते हैं। अब डेल्टा Q1 माइनस क्यू बटे में क्यू गुणा में 100 बटे P1 माइनस P बटे में P गुणा में 100, यानी कि इसको हमने अलग से लिख लिया है। यहाँ हमने सिर्फ ये इसकी व्याख्या के लिए लिखा है। यहाँ पर 100 से 100 कट जाता है, जैसे कि हम अपने इक्वेशन के सवालों में करते भी आए हैं। अब हमारे पास Q1 माइनस Q बटे Q बच जाता है और P1 माइनस P बटे P बच जाता है। Q1 माइनस Q को हम डेल्टा Q से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ये मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन है, और बटे में Q। इसी तरह से नीचे भी P1 माइनस P यानी कि कीमत में परिवर्तन को डेल्टा P से प्रदर्शित करेंगे बटे P पुरानी कीमत। इस तरह अब हम इसको यहाँ पर ले आते हैं डेल्टा Q बटे Q, और ये पलट करके हो जाता है P बटे डेल्टा P, जो हम इक्वेशन के सवालों में 10वीं तक करते आए हैं। ये आप सबको ज्ञात है। इसको थोड़ा और अगर हम सरल करें तो हम डेल्टा वाले दोनों पक्षों को एक ही तरफ ऊपर नीचे रख लेते हैं, डेल्टा Q बटे डेल्टा P और गुणा में P बटे Q। माइनस के निशान के बारे में जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि हम इस कारण लगाते हैं क्योंकि मांग और कीमत में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, जिसके कारण इस सवाल को हल करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो नेगेटिव आता है, और उस नेगेटिव को समाप्त करने के लिए हम एक और माइनस की इसमें मल्टीप्लाई या गुणा करते हैं। अब यहाँ पर जिन चीज़ों को हमने प्रयोग किया है वैसे तो हम इनका पहले ही अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन एक बार और रिवीजन के लिए हम बता देते हैं कि Q का मतलब होता है प्रारंभिक मांग, P का मतलब होता है प्रारंभिक कीमत, Q1 का मतलब होता है नई मांग, P1 का मतलब होता है नई कीमत। डेल्टा Q मांग में परिवर्तन को प्रकट करता है और डेल्टा P कीमत में परिवर्तन को प्रकट करता है। मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है, इसलिए हल हमेशा नेगेटिव आता है, और इसे ही पॉजिटिव करने के लिए सूत्र में नेगेटिव लगाया जाता है। अब हम मांग की कीमत लोच की श्रेणियों या कोटियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि मांग की कीमत लोच कितने प्रकार की हो सकती है। अर्थशास्त्र में मांग की लोच की मात्राओं का अध्ययन 5 श्रेणियों में किया जाता है। सबसे पहले आ जाती है पूर्णतया लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिक, पूर्णतया बेलोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग, इकाई से अधिक लोचदार मांग और इकाई से कम लोचदार मांग। यानी कि किसी भी वस्तु की मांग की लोच की ये 5 स्थितियां होती हैं, ना कोई इनसे ज़्यादा होती है ना कोई इनसे कम होती है। अब हम इन मांग की सभी श्रेणियों, सभी प्रकारों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता था पूर्णतया लोचदार मांग। इसकी डेफिनेशन में इस प्रकार दे सकते हैं कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुए बिना अथवा नाम मात्र का परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाए तो वस्तु की मांग पूर्णतया लोचदार कही जाती है। गणित की भाषा में इसे ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटिव के द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। इस स्थिति में मांग वक्र OX अक्ष के समांतर होता है। इसे हम यहाँ पर एक चित्र के द्वारा भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा OX और OY अक्ष है। यहाँ क्वांटिटी और कीमत दिखाई गई है। जब वस्तु की
कीमत 10 रुपये है तो मांग 20 है, उसके बाद कीमत 10 ही है लेकिन मांग बढ़ करके 30 हो गई, उसके बाद कीमत 10 ही है लेकिन मांग बढ़ करके 40 हो गई, यानी समान कीमत पर मांग बढ़ती जा रही है। और इस तरह से जो हमारे पास डिमांड वक्र बनता है वो एक्स अक्ष के समानांतर बनता है। इसे ही पूर्णतया लोचदार मांग कहा जाता है। इसे अगर हम एक तालिका के द्वारा देखें तो यह हम देख सकते हैं कि जैसे वस्तु की कीमत दिखाई गई है, वस्तु की मांगी गई मात्रा दिखाई गई है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि P वस्तु की कीमत है, P1 भी वही कीमत है जो कि बड़ी नहीं है, Q 20 है, पहले जो मांगी मात्रा वो 20 है, फिर मात्रा बढ़ करके 30 हो जाती है। अब अगर हम इसको हल करने का प्रयास करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि P 10 है, P1 भी 10 है लेकिन Q 20 है, Q1 30 हो जाता है। और जब हम P1 माइनस P डेल्टा P ज्ञात करते हैं तो 10 माइनस 10 0, और डेल्टा Q ज्ञात करते हैं तो Q1 माइनस Q 30 माइनस 20 10 हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम इसको फार्मूले में रखते हैं कि डेल्टा Q बटे डेल्टा P गुणा में P बटे Q, तब देखते हैं कि डेल्टा Q जो यहाँ से लिया 10 आया, डेल्टा P जो यहाँ से लिया 0 आया, P जो यहाँ से लिया 10 आया और Q जो यहाँ से लिया 20 आया। और जब हम इसको काटते हैं तो इसके नीचे 0 आती है, और जब भी, क्योंकि 20 से 0 की गुणा करेंगे 0 बन जाएगी, 10 से 10 को गुणा करेंगे 100 बन जाएगा, और 100 बटे 0 जब भी किसी चीज़ के नीचे 0 आता है तो उसका मान इन्फिनिटिव रहता है। तो इस तरह से चाहे हम इसको डायग्राम के माध्यम से देखें, चाहे इसको सवाल के माध्यम से देखें, तो जब भी कीमत में परिवर्तन हुए बिना मांग में परिवर्तन हो जाता है तो मांग की लोच पूर्णतया लोचदार कहलाती है। अब हमारे पास मांग की लोच का दूसरा प्रकार या दूसरी कोटि है पूर्णतया बेलोचदार मांग। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उस वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन न हो तो वस्तु की मांग पूर्णतया बेलोचदार कही जाती है। गणित की भाषा में इसे AD = 0 भी कहते हैं। इस स्थिति में मांग होकर OY अक्ष के समांतर होता है। इसे यहाँ हम चित्र के द्वारा इस तरह देख सकते हैं कि OX अक्ष पर क्वांटिटी और OY अक्ष पर कीमत दिखाई गई है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि 10 रुपये कीमत पर वस्तु की मांगी गई मात्रा या वस्तु की मांग 20 इकाई है। जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है 20 रुपये हो जाती है तो भी मांग 20 इकाई है। जब कीमत बढ़ करके 30 रुपये हो जाती है तो भी वस्तु की मांगी गई मात्रा 20 इकाई ही है। कहने का मतलब ये हुआ कि कीमतों में परिवर्तन होने पर मांग में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, और इस तरह से हमारे पास जो मांग वक्र बनता है वो OY अक्ष के समानांतर आ जाता है, और इस तरह से जो मांग वक्र बनता है वो पूर्णतया बेलोचदार होता है। अब अगर हम इसको एक डायग्राम के द्वारा, एक सारणी के द्वारा और सवाल के द्वारा समझने का प्रयास करें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि वस्तु की कीमत दी गई है, मांगी गई मात्रा दी गई है। वस्तु की कीमत 10 रुपये है जो बढ़ करके 20 रुपये हो जाती है। वस्तु की मांग 10 रुपये कीमत पर भी 20 थी, और कीमत बढ़ने के बाद 20 रुपये होने के बाद भी वस्तु की मांगी गई मात्रा 20 ही है। अब अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो P यानी कि पहले वाली कीमत 10, नई कीमत 20, पहले वाली मात्रा 20 और नई मात्रा भी 20 ही है। अब अगर हम डेल्टा P निकालते हैं, कीमत में परिवर्तन ज्ञात करते हैं, तो नई कीमत P1 माइनस पुरानी कीमत P यानी कि 20 में से 10 निकाल करके हमारे पास कीमत में परिवर्तन आता है 10 रुपये। और इसी तरह से अगर हम डेल्टा Q निकालते हैं यानी कि मांगी गई मात्रा में परिवर्तन निकालते हैं तो Q1 माइनस Q यानी कि 20 माइनस 20 0 आ जाता है। अब अगर हम इसको हल करें तो फार्मूला हमारे पास वही डेल्टा Q बाई डेल्टा P गुणा में P बाई Q। अब अगर इसके अंदर हम मान रखते हैं तो हमारे पास जो डेल्टा Q का मान आया यानी कि मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन है वो 0 है, और कीमत में जो परिवर्तन है वो 10 है। पुरानी कीमत हमारे पास 10 है और जो नई मांग है वो है, पुरानी मांग हमारे पास जो है वो है 20। तो इस तरह जब हम इसको हल करते हैं तो 0 गुणा 10 0,
और 10 गुना 20 200, 0/200 0। तो इस तरह जब हम हल करते हैं तो पूर्णतः बलूचदार मांग में हमारा आंसर, हमारा हल 0 आता है। इसी प्रकार हम मांग की कीमत लोच की अगली श्रेणी या तीसरी श्रेणी का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारे पास आ जाती है इकाई या अनुपातिक लोचदार मांग। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु की मांग में ठीक उसी अनुपात में परिवर्तन होता है जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है, तो उसे इकाई लोचदार अथवा अनुपातिक लोचदार मांग कहा जाता है। गणित की भाषा में इसे ईडी यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 कहा जाता है। इस स्थिति में मांग वक्र OX अक्ष व OY अक्ष के साथ 45 डिग्री कोण बनाता है। इसे भी हम यहाँ एक डायग्राम और एक सवाल के माध्यम से समझें। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि OX अक्ष है, OY अक्ष है, और यहाँ पर जब कीमत 10 रुपये है तो वस्तु की मांगी मात्रा 20 है। जब वस्तु की कीमत कम हो जाती है, 5 रुपये हो जाती है, तो मांग बढ़ करके 30 इकाई हो जाती है। तो हम देख रहे हैं कि जितनी कीमत कम हुई है, मांग में भी उसी अनुपात में परिवर्तन हुआ है। अब इसको यहाँ पर हमारे पास ये डी वक्र आ जाता है। अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो इसके साथ भी 45 डिग्री कोण बनाएगा, और आगे बढ़ाएं तो वाई अक्ष के साथ भी 45 डिग्री कोण बनाता है। अब इसे अगर हम एक सारणी के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो ये हम देख रहे हैं कि वस्तु की कीमत 10 रुपये है और मांगी की मात्रा 20 है। अब वस्तु की कीमत कम हो जाती है, यानी कि 5 रुपये हो गई, और मांगी की मात्रा 30 रुपये हो गई। जैसे कि हम पिछली सारणी में देख चुके हैं, इसे हम P मान सकते हैं, इसे P1, इसे Q और इसे Q1। अब अगर हम इसको हल करते हैं तो P यानी कि पुरानी कीमत 10, नई कीमत P1 5, Q पुरानी मांगी की मात्रा 20, नई Q1 मांगी की मात्रा 30। अब अगर हम इसको हल करते हैं तो कीमत में परिवर्तन P1 माइनस P यानी कि 5 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 5। इसी तरह से अगर मात्रा में परिवर्तन या मांग में परिवर्तन ज्ञात करते हैं तो डेल्टा Q Q1 नई मांग माइनस पुरानी मांग 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10। अब इसको सवाल के माध्यम से अगर हम करें कि जैसे कि हम पीछे भी करे हैं, पीछे करते आए हैं, तो डेल्टा Q बाई डेल्टा P गुणा P बाई Q। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डेल्टा Q 10, डेल्टा P माइनस 5 गुणा में P 10 और Q 20। तो जब इसको काटते हैं कि 10 दूनी 20, 2 से 10 कटेगा, 2 पंजे 10, 5 से 5 कटेगा, 1 माइनस 1 और माइनस इज इक्वल टू प्लस 1। तो इस तरह से हमारे पास जो मांग की लोच है वो आ जाती है इकाई लोचदार मांग। मांग की कीमत लोच की श्रेणियों में चौथी लोच है इकाई से अधिक लोचदार मांग। जब किसी वस्तु की कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने से वस्तु की मांग में अधिक परिवर्तन होता है तो उसे इकाई से अधिक लोचदार मांग कहा जाता है। गणित की भाषा में इसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 कहा जाता है। इस स्थिति को भी हम यहाँ पर एक डायग्राम के द्वारा दिखा सकते हैं। हम देख रहे हैं कि OX अक्ष, OY अक्ष प्राइस और क्वांटिटी दी हुई है। जब वस्तु की कीमत 11 रुपये है तो 16 इकाइयों की मांग की जाती है। जब कीमत कम होकर 10 रुपये हो जाती है तो 20 इकाइयों की मांग की जाती है। तो हम देख रहे हैं कि जब कीमत कम होती है तो मांग बढ़ती है, लेकिन मांग कीमत की तुलना में ज़्यादा बढ़ रही है। और इसके अंदर जो हमारा मांग वक्र होता है वो अध लेटी अवस्था में होता है, यानी कि बिल्कुल लेटा हुआ नहीं है, ना ही बिल्कुल खड़ा हुआ है। इन दोनों के बीच की ये स्थिति है। अब इसी को हम एक सारणी और अपने सूत्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो हम देख रहे हैं वस्तु की कीमत दी गई है, वस्तु की मात्रा दी गई है, वस्तु की कीमत P
10 है, वस्तु की कीमत बढ़ करके P1 11 हो जाती है, मांगे की मात्रा Q 20 है और बढ़ करके Q1 16 हो जाती है। अब अगर हम इसको यहाँ देखें तो P 10, P1 11, Q 20 और Q1 16। डेल्टा P जो ज्ञात करेंगे P1 माइनस P नई कीमत माइनस पुरानी कीमत इज इक्वल टू 11 माइनस 10 बराबर 1। इसी तरह से हम मांग में परिवर्तन को ज्ञात करेंगे, डेल्टा Q ज्ञात करेंगे, Q1 माइनस Q 16 माइनस 20, यानी कि ये हमारी नई मांग है और ये पुरानी मांग है, इज इक्वल टू माइनस 4। उसके बाद वही फार्मूला माइनस डेल्टा Q बाई डेल्टा P गुणा में P बाई Q। तो यहाँ पर हम रखते हैं डेल्टा Q माइनस 4 डेल्टा P 1 P 10 और Q 20। यहाँ पर जब इसको काटते हैं तो 10 दूनी 20, 2 दूनी 4 माइनस 2 और माइनस प्लस का 2 जो कि 1 से इकाई से अधिक है। तो इस तरह से मांग की कीमत लोच हो जाती है इकाई से अधिक, यानी कि अगर हमारा भागफल 1 से ज़्यादा आता है तो इकाई से अधिक होगी और अगर वह कर अधलेती अवस्था में है तो भी इकाई से अधिक होगी। इसके बाद पांचवी और आखिरी मांग की कीमत लोच की श्रेणी है इकाई से कम लोचदार मांग। जब किसी वस्तु की कीमत में अधिक परिवर्तन आने से वस्तु की मांग में उससे कम परिवर्तन होता है तो इसे इकाई से कम लोचदार मांग कहा जाता है। गणित की भाषा में इसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 कहते हैं। इस स्थिति को भी हम यहाँ डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। हमारा OX और OY अक्ष है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब वस्तु की कीमत 10 रुपये है तो वस्तु की मांग 20 इकाई है। जब कीमत घट करके 6 रुपये हो जाती है तो वस्तु की मांग भी बढ़ करके 20 इकाई हो जाती है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि जितना परिवर्तन यहाँ पर कीमत में हुआ है उतना परिवर्तन मांग में नहीं हुआ, उससे काफ़ी कम परिवर्तन मांग में हुआ है। इस तरह यहाँ हमारे पास जो डिमांड वक्र बनता है वो कुछ ज़्यादा लेटी हुई अवस्था में, ये हम कह सकते हैं कि अर्ध खड़ी अवस्था में होता है। ना तो ये बिल्कुल खड़ा हुआ है और थोड़ा सा ये ढाल में थोड़ा सा तिरछे रूप में खड़ा है, इसलिए इसको कह देते हैं अर्ध उदग्गर आधा खड़ा हुआ वक्र। इस अवस्था में इकाई से कम लोचदार में मांग वक्र होता है। इसे भी अगर हम यहाँ पर एक सवाल के द्वारा समझने का प्रयास करें तो यह हम देखते हैं कि P 10 और P1 6, यानी कि पुरानी कीमत 10 और उस कीमत पर Q जो मांगी की मात्रा वो 20 है। जब कीमत में परिवर्तन होता है यानी कीमत कम होती है तो P1 6 हो जाता है और मांग बढ़ करके नई मांग या मांग में परिवर्तन 22 हो जाता है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि P 10 है यानी कि पुरानी कीमत, P1 नई कीमत 6 है। इसी तरह से Q पुरानी मांगी की मात्रा 20 है, नई मांगी की मात्रा Q1 22 है। तो डेल्टा Q जब ज्ञात करेंगे तो P1 माइनस P यानी कि 6 माइनस 10 माइनस 4, डेल्टा Q ज्ञात करेंगे, मांगी की मात्रा में परिवर्तन ज्ञात करेंगे तो Q1 माइनस Q यानी कि 22 माइनस 20 2। अब इसको अगर हम फार्मूले में रखते हैं तो वही फार्मूला माइनस डेल्टा Q बाई डेल्टा P गुणा P बाई Q, और यहाँ पर हमारे पास डेल्टा Q 2 डेल्टा P माइनस 4 P 10 Q 20, और जब इसको काटते हैं तो 10 दूनी 20, 2 से 2 कट जाता है, हमारे पास बचता है 1 बटे में माइनस 4। 1 बटे माइनस 4 को माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 बटे 4, और 1 बटे 4 को अगर हम हल करते हैं तो 0.25 यानी कि 1 से कम। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर मांग की कीमत लोच इकाई से कम है, 1 से कम है, इसीलिए इकाई से कम इसे कहा जाता है। अब हम मांग की कीमत लोच की पांचों श्रेणियों को एक ही चित्र के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि किसका ढलान या वक्र किस प्रकार का होता है। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा OX अक्ष और वो OY अक्ष है। OX अक्ष पर वस्तु की मात्रा और OY अक्ष पर कीमत दर्शाई गई है।
यहाँ पर जो वक्र ओ वाई अक्ष के समानांतर है, जैसे कि हम जानते हैं, वो पूर्णतया ब्लोचदार मांग को दर्शाता है, जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0 होती है। इसके बाद जो वक्र बनता है वो होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, यानी कि इकाई से कम। इसके बाद ये इससे ऊपर जो वक्र आएगा वो आएगा इकाई लोचदार मांग या इकाई के बराबर लोचदार मांग। इसके बाद हमारा जो अगला वक्र आता है वो आता है इकाई से अधिक लोचदार मांग का, जो अर्ध लेटी हुई अवस्था में हमारे पास होता है। इसके बाद अगला हमारे पास मांग वक्र आ जाता है पूर्णतः लोचदार, जो एक्स अक्ष के समानांतर होता है। तो इस तरह हमने यहाँ देखा कि सबसे पहले जो हमारा मांग वक्र है, खड़ा मांग वक्र है, वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 को दिखाता है। उसके बाद 0 से थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से रहती है। उसके बाद आगे फिर बढ़ जाती है, 1 हो जाती है, फिर उसके बाद बढ़ करके 1 से ज़्यादा हो जाती है, और फिर बढ़ करके अनंत हो जाती है। तो इस तरह हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारी मांग की लोच के अनुसार मांग वक्रों का आकार धीरे धीरे बदलता जा रहा है। तो इस तरह में यह देख रहे हैं कि ये इस तरह से 0 से लेकर के और अनंत तक मांग की कीमत लोच को दर्शा रहा है। तो इस तरह हम देखते हैं कि मांग की कीमत लोच 0 से लेकर के अनंत के बीच में होती है। तो इस तरह हमने इस वीडियो के माध्यम से मांग की कीमत लोच को विस्तार से समझने का प्रयास किया, अध्ययन करने का प्रयास किया। अब अगले वीडियो में या अगले भाग में मांग की कीमत लोच को मापने की विधियों का अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर कुल व्यय विधि, अनुपातिक या प्रतिशत विधि और ज्योमेट्री विधि आती है।